नमस्कार मित्रों, आज चक्रव्यूह में हम बातें करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की। उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री जी बालक बुद्धि कहते हैं, कुछ लोग पप्पू कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़े शातिर दिमाग के हैं। आज की चर्चा इसी पर है, बालक बुद्धि या शातिर दिमाग। डोंट अंडर एस्टिमेट राहुल गांधी, ये ध्यान रखिएगा सेंटेंस। इसी पर हम आते हैं। देश के नेता चाहे पक्ष को हो या विपक्ष के, देश के बाहर जाते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बात रखनी चाहिए। जो भारत की संसद में और सड़क पर तमाशा होता है, कम से कम वो देश के बाहर नहीं होना चाहिए। उससे देश को बड़ा नुकसान होता है। और ऐसी बातें तभी की जा सकती हैं जब उसे देश और समाज की कोई चिंता ना हो और किसी गंभीर साजिश का हिस्सा हो, तभी वो ये बात कर सकता है। राहुल जी के मामले में दोनों ही विषय बार बार आते हैं, जिसका विश्लेषण बहुत आवश्यक हो जाता है। और मैं आज यही विश्लेषण करूंगा कि क्या वे देश और समाज की चिंता करने में उनकी समझ और चूक का कारण है या किसी साजिश के शिकार है। ये बात इस वीडियो में हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के एक बड़े नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को कौन नहीं जानता है। वो कहते हैं कि राहुल पप्पू नहीं है। बीजेपी और मोदी जैसे लोग भले उन्हें कुछ कहें, लेकिन वह एक शिक्षित और पढ़े लिखे गुणवान व्यक्ति हैं और कुशल रणनीतिकार भी हैं। और यह बात उन्होंने 8 सितंबर 2024 को, अभी इसी महीने, एक टेक्सास यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को राहुल गांधी का के लिए एक मंच तैयार किया गया था और राहुल जी का परिचय देते समय सैम पित्रोदा ने यह बात उनके बारे में कही थी। अब ये अलग बात है कि जब भी मौका मिलता है देश के बाहर, राहुल गांधी मोदी या भाजपा विरोध तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके बयानों से सीधे सीधे देश आहत होता है, देश की गरिमा को चोट पहुंचता है। और उनके कुछ बयानों की चर्चा मैं समझता हूं आज के इस एपिसोड में करना बहुत आवश्यक है। दुबई में जब जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को डर लगता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो वहां कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सिंगापुर में कहा है उन्होंने कि भारत में अर्थव्यवस्था बड़ी खराब स्थिति में है। वर्कले यूनिवर्सिटी में वो कहते हैं हिंदुत्व की विचारधारा बड़ी खतरनाक है हमारे देश में जो चल रही है। और चुनाव के बाद जब वाशिंगटन में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में लोकतंत्र को बड़ी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। अब 99 सीट आने के बाद उनको लग रहा है कि लोकतंत्र पटरी पे आ रहा है। अमेरिका जब जाते हैं तो अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मिलते हैं और ये वही इल्हान उमर है जो भारत विरोधी आवाज उठाता है, पाकिस्तान का एक प्रकार से स्पोक पर्सन जैसा है और कट्टरपंथी इस्लाम की सोच रख। उनका यह भी कहना है राहुल जी का कि भारत में सिख अपनी पगड़ी और कड़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात उनको लगता है कि ये व्यवस्था भारत में जैसे लगता है प्रतिबंधित हो गई है, प्रतिबंधित होने जा रही है, वो इसको भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। 2018 में जब वो फ्रांस जाते हैं तो वहां बयान देते हैं कि भारत में निजी स्वतंत्रता संकट में है, खतरे में है।
और फिर 2022 में ब्रिटेन में कहते हैं सीबीईबीआई को टारगेट करते हुए कहते हैं कि भारत तो पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। और फिर 2023 में ब्रिटेन जाते हैं तो राहुल जी आरएसएस की तुलना ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हैं। अब वो कितना गिर सकते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2024 के चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट भी ना मिलती। अब कैसा निष्पक्ष, इतना रायता फैलाने के बाद भी ये कहिए कि उनको चुनाव आयोग ऐसे दलों को उनकी मान्यता क्यों नहीं खत्म कर रहा है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि वो कुछ भी उलझुल चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, उसके पहले भी करते रहते हैं। 11 सितंबर अभी 24 को ही वाशिंगटन में जाके उन्होंने बोला कि चीन ने लद्दाख में एक बड़ी जमीन कब्जा कर लिया है, दिल्ली जितने क्षेत्रफल की जमीन को उसने हड़प ली है। और मोदी और उनकी जो मीडिया टीम है, गोदी मीडिया है, वो इस खबर को नहीं छापता। दक्षिण भारतीयों को भी भड़काने से नहीं चूकते, वो कहते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो भाषावादी लोग हैं इन पर हिंदी थोपी जा रही है, उन्हें भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। और राहुल यह भी मानते हैं कि भारत के सभी संस्थानों में, चाहे वो न्यायपालिका ही क्यों न हो, भाजपा और आरएसएस का कब्जा है। ये भी मौका पाते हैं तो कहते हैं, ये बड़ी गजब की बात है उनकी। और कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खत्म होने की अफवाह फैलाते हैं, कभी आलोचना और बयानबाजी में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो देश, समाज व्यवस्था, लोकतंत्र, मर्यादा और सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। अब इस बयानबाजी से नुकसान क्या होता है, यह समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, एक तो इससे होता है सामाजिक विघटन और अलगाववाद को जन्म देता है। समाज में जितना भ्रम फैलाया जाए, जितनी प्रोपेगेंडा होगा, उससे समाज को नुकसान होता है, सीधा सीधा नुकसान होता है। और उससे भी बड़ा नुकसान होता है कि आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाते हैं, जब खासतौर से विदेशों में जाकर के राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं आप। लोकतंत्र, राष्ट्रीय संवेदनाओं को भी आप क्षति पहुंचाते हैं। आपको लगता है कि आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं, तो क्या किसी को नहीं है देश में? ऐसी बातें करना मैं समझता हूं लोकतंत्र के हित में नहीं है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाता है। और आतंकवाद, अतिवाद, अलगाववाद, चरमपंथ में जो देश विरोधी तत्व शामिल है, उनका कहीं न कहीं ये समर्थन करने जैसी बात है। और अनेक मंचों पर ऐसी बातें बोली जाती है जिससे उनको बल मिलता है। उनको लगता है कि ये पार्टी की बजाय इसकी सरकार आएगी तो हमारा काम निष्कंटक होगा। ये सारा नुकसान उनके बयानबाजी से होता है। अब यहां समझने की बात है कि हु इज स्पॉन्सर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी बालक बुद्धि नहीं है और ना ही पप्पू है। मैं समझता हूं उनको या तो लोग समझते नहीं, या समझने के बाद भी उस चीज को इग्नोर करना उनकी नियत बन गई है कि राहुल गांधी को हल्के में ले लेते हैं। राहुल गांधी बहुत गंभीरता से बातें बोलते हैं, ये एक सातिराना अंदाज से बोल, और इसके पीछे केवल राहुल गांधी तो है नहीं, वो कौन है इनका जो स्पॉन्सर्ड भी करता है, स्क्रिप्ट भी तैयार करता है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, उनका बोकमैन है, उनका प्लानर है, और उनके इस स्क्रिप्ट को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करता है। उस पर थोड़ा सा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बात है 1993 की। सोनिया जी रवि फाउंडेशन के लिए अमेरिका जाती हैं, और उसी साल, और ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, उसी साल जॉर्ज सोरेस साहब अपने एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना वहीं करते हैं। और ये न्यूयॉर्क में सारा खेल होता है। दिसंबर 1994 में एक एनजीओ की भी स्थापना ये लोग करते हैं, जो एफडीएल ऐप एनजीओ है, और उसका जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कश्मीर में ये जो आजादी का सो कॉल्ड मुहिम चल रहा है, पाकिस्तान चला रहा है, उसका समर्थन करना। और
माना जा रहा है, कहा जा रहा है, इसके तमाम एविडेंस भी लोग दिखाते हैं कि सोनिया गांधी इस एनजीओ की को चेयरपर्सन भी है। ये संस्था जो सोरेस फाउंडेशन है, इससे राजीव गांधी फाउंडेशन और तमाम संस्थाओं को फंड मिलता है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। न्यूज होम इंडिया पे मैं वो देख रहा था, उसमें बताया गया है कि एक आरटीआई की रिपोर्ट में यह बातें शामिल हुई है कि यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक की जो सरकार थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कई यात्राएं अमेरिका और विदेशों में हुई। बैकांग की यात्रा छोड़ करके राहुल गांधी की किसी यात्रा का कोई डिटेल, कोई जानकारी ना तो फॉरेन मिनिस्ट्री में लोगों के पास है, ना ही होम मिनिस्ट्री के लोगों के पास है, ना ही पीएमओ के पास है, ना ही एनएसए इन सब मामलों को देखता है उसके पास है। कोई भी जानकारी रिकॉर्ड नहीं है कि ये कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं और इसका क्या इंपैक्ट होगा। विदेश मंत्री रहे हैं नटवर सिंह, उन्होंने एक रेडिकॉम के इंटरव्यू में कहा था कि सोनिया जी जब भी विदेश में जाती रही हैं, कई महत्वपूर्ण लोगों से मिली हैं और मिलती रहती हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो जॉर्ज बुश थे उनसे नहीं मिल पाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिली थी वो। और साथ में एक और चीजें जो जुड़ी हुई राहुल गांधी से, वो है चीन का जो एजेंडा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है, वो वीडियो आपको इस स्क्रीन पर मैं देता हूं, सुनाता हूं। गांधी फाउंडेशन 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के दौरान चीनी दूतावास के माध्यम से 1,35,00,000 रुपया दिया गया। अब ये चंदा है, ये घूस है, ये किस लिए है? राजीव गांधी फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है जो सामाजिक कार्यों के लिए रजिस्टर्ड है, और विदेश से कोई भी किसी प्रकार का धन आता तो एफसीआरए अकाउंट के थ्रू आना चाहिए। उसका एफसीआरए का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया गया, लेकिन पैसा उनको मिला। ये पैसा किस लिए मिला? क्या भारत चीन संबंधों पर कोई शोध चल रहा है या कुछ और है? ये समझने की बात है। और अंत में एक चीज और समझने की बात है जो बड़ी गंभीर है। राहुल गांधी की लाल किताब अक्सर वो पार्लियामेंट में पॉकेट से निकाल के दिखाते हैं, वो है क्या लाल किताब? कभी वो नीली भी दिखाई देती है। क्या वो कोई बाइबिल है? क्या वो कोई माओनामा है या फिर कुछ और? मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिए, इसके रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए सरकार को, क्योंकि संविधान इतना छोटा लिखा कहां गया, इतना छोटा ट्रांसलेट करके कौन सी किताब, अगर ऐसा मार्केट में उपलब्ध हो, मेरी जानकारी में नहीं है। हर लोग पॉकेट में रखना चाहते हैं, लेकिन संविधान एक बड़ी किताब है और उसमें बहुत सारे पन्ने हैं। ये है क्या? और बार बार संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में वो दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, किसके कहने पर दिखाते हैं, दिखाने का अभिप्राय क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। संविधान इंदिरा जी के समय खतरे में नहीं था, नेहरू जी के समय खतरे में नहीं था। जब देश का इन लोगों ने बंटवारा किया, देश जीतने के बाद भी जो उन्होंने चाय के प्लेट के साथ वापस कर दिया उस जीत को, तब वो संविधान खतरे में नहीं था। राजीव गांधी के समय में बहुत सारी चीजें हुई, संविधान खतरे में नहीं था। जब जब इनकी सरकारें आई, संविधान में बहुत सारी चीजें हुई, तब खतरे में नहीं था। संविधान कितनी बार बदला गया, प्रियम्बल तक बदल दिया गया,
जो नहीं बदला जा सकता है, संविधान में भी लिखा हुआ प्रेम्बल नहीं बदला जाएगा, प्रेम्बल के अलावा जो आपको अमेंडमेंट करना करिए, वो भी इन्होंने किया। जो काम नहीं कर पाए इमरजेंसी लगा के, फिर भी संविधान इनके समय में खतरे में नहीं था, उस समय खतरे में है जब संविधान को कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता। मैं समझता हूं कि ये जो है बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर बात है, और इस पर भारत सरकार को सारे विषयों को संज्ञान में लेते हुए एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए और सही चीजें सामने आनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और राष्ट्रीय हित से अगर जुड़ा हुआ कोई विषय है तो निहायत गंभीर हो जाता है और समाज के सामाजिक समरसता से भी जुड़ा हुआ विषय है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार इसको संज्ञान में ले और इस पर स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ मामले को उजागर करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड यहां समाप्त करता हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सुझाव भी देते रहे, ताकि हम अच्छे अच्छे एपिसोड पर, अच्छे अच्छे कंटेंट पर आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।